नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के हित के लिए व उनकी मांग को देखते हुए साइंस की मैं रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस क्लास के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो या रीट की एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर साइंस के या जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस अपन यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से या सभी धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से आपके टॉपिक टू टॉपिक सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी समस्या आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट अपन चलते हैं, सीधे टॉपिक की बात करते हैं। आपके टाइम के महत्व को समझते हुए पहले टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं अपन अपना, सबसे पहला टॉपिक आता है अपना ग्रंथि, या बात करें अपन जिसको बोलते हैं ग्लैंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब ये ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ग्रंथि की विशेषताएं क्या होती हैं, ग्रंथियाँ कहते किसे हैं, ये ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्राव होता है और कौन सा हार्मोन मनुष्य के शरीर में क्या कार्य करता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि मनुष्य में ये ग्रंथि का क्या इम्पोर्टेंस या महत्व है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें इस ग्रंथि की कि मनुष्य के शरीर में, किसकी बात करें, मनुष्य, और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जिनके माध्यम से किसी न किसी पदार्थ का या पदार्थ में ले किसी न किसी तरल पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है। क्या होता है, स्राव होता है। वो आपकी क्या कहलाती हैं, ग्रंथियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ग्रंथि कहलाती हैं। सीधा सा आपको परिभाषा देखें तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जिनके माध्यम से किसी न किसी तरल पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी ग्रंथियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्रंथि का अध्ययन करना, ग्रंथि का अध्ययन करना क्या कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पूछ ले कि भाई ग्रंथि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपको बिना सोचे समझे आपका उत्तर होगा क्राइनोलॉजी। क्या होता है, क्राइनोलॉजी कहलाता है। बस अपन को इतना ध्यान रखना है कि ग्रंथियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्राइनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो इन ग्रंथियों के अंदर एक तो आपका तंत्रिका तंत्र, कौन सा सिस्टम, एक तो तंत्रिका तंत्र प्लस एक आता है अंतःस्रावी तंत्र। दो तंत्र काम करते हैं, एक तो होता है तंत्रिका तंत्र
और दूसरा होता है आपका अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, दोनों का क्या होता है कि मनुष्य की बॉडी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र दोनों का कार्य होता है। और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, इन दोनों का अध्ययन करना, किसका, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अपन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। पहला प्रश्न पूछे कि ग्रंथियां का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्राइनोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन पूछे तंत्रिका तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखो, सबसे पहले सर्वप्रथम अंतःस्राव शब्द का प्रयोग, अंतःस्राव शब्द का प्रयोग, ये सर्वप्रथम अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? और किसके द्वारा किया गया था? देखो, सबसे पहले क्लॉड बेनार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? क्लॉड बेनार्ड के द्वारा सबसे पहले अंतःस्राव शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर पूछ लिया जाए वो सन कौन सी थी, वो सन थी 1855 ईस्वी में। ठीक, अगर पूछे अंतःस्राव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? क्लॉड बेनार्ड के द्वारा 1855 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आपको पूछे चौथा क्वेश्चन अपने लिए जो बनता है वो क्वेश्चन बनता है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये था आपका थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन कौन था? थॉमस एडिसन। तो पूछे अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को माना जाता है। ठीक है, अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रंथि से एक और पूछे कि एक और एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वप्रथम प्राप्त हार्मोन कौन सा था? सर्वप्रथम प्राप्त हार्मोन कि सर्वप्रथम कौन सा हार्मोन प्राप्त किया गया था? ठीक है, अब ये हार्मोन आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत से एग्जाम्पल दे देगा आपको कि भाई ये थायरोक्सिन हार्मोन था या वर्दी हार्मोन था या सिक्रेटिन हार्मोन था। अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और आपको उत्तर में आपको करना क्या होगा? सर्वप्रथम प्राप्त हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन था? सिक्रेटिन हार्मोन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। ये भी किसके द्वारा प्राप्त किया गया? देखो, ये प्राप्त किया गया था 1903 ईस्वी में। किसमें? 1903 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक था स्टर्लिंग, प्लस इसके साथ एक और वैज्ञानिक था बेलिस। स्टर्लिंग व बेलिस के द्वारा, दो वैज्ञानिक थे, स्टर्लिंग व बेलिस ने 1903 ईस्वी में सर्वप्रथम सिक्रेटिन नामक हार्मोन को प्राप्त किया। और प्राप्त भी कहाँ से किया? देखो, यह गृहिणी की, कहाँ से प्राप्त किया गया था? गृहिणी की श्लेष्मिक कला से, और उसमें कौन सी कोशिका थी? स्रावी कोशिका। कि सिक्रेटिन हार्मोन को प्राप्त कहाँ से किया था? तो गृहिणी के श्लेष्मिक कला के द्वारा स्रावी कोशिका से सिक्रेटिन हार्मोन को प्राप्त किया गया था। प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे दो, एक तो स्टर्लिंग था, दूसरा वैज्ञानिक था आपका बेलिस। और दोनों ने कब हार्मोन प्राप्त किया था? 1907 ईस्वी में।
अब बात करें देखो इस हार्मोन को और पूछे कि हार्मोन को उत्तेजना की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई थी। हार्मोन को उत्तेजना की संज्ञा कि भाई हार्मोन मनुष्य की बॉडी को उत्तेजित करते हैं, ये संज्ञा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। ये वैज्ञानिक था कि हार्मोन को उत्तेजना की संज्ञा, हार्मोन को उत्तेजना की संज्ञा ये था 1905 ईस्वी में, ये संज्ञा दी थी स्टर्लिंग ने। किसने दी थी? स्टर्लिंग ने। प्राप्त किसने किया था? स्टर्लिंग प्लस बेलिस ने 1903 ईस्वी में। और इसको उत्तेजना मतलब हार्मोन मनुष्य की बॉडी को उत्तेजित करते हैं, ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? स्टर्लिंग के द्वारा 1905 ईस्वी के अंदर। अब अपन आगे चलते हैं, ग्रंथि के आगे के पार्ट की बात करते हैं। ये तो जो नॉर्मल सी जानकारी होती है, जो बेसिक होती है, ये जानकारी आपके लिए अनिवार्य होती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अपने एग्जाम में बेसिक से कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है और अपन क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को बेसिक को कवर नहीं कर पाते और सीधे सीधे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और बेसिक न पढ़ने की वजह से उस क्वेश्चन को अपन क्या कर देते हैं एग्जाम में गलत। तो ऐसी गलती अपने को भविष्य में नहीं करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी ये मान लो कि बिगाड़ भी सकता है। कारण आगे देखो, अब देखते हैं ग्रंथि का अगला पार्ट, और अगले पार्ट में बात करते हैं देखो ये ग्रंथियों के प्रकार की, ग्रंथियों के प्रकार, टाइप ऑफ ग्लैंड्स की ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब अपन बात करें देखो ये ग्रंथियां टोटल कितने प्रकार की होती हैं। वो टोटल होती हैं 3 प्रकार की। टोटल कितने प्रकार की होती हैं ग्रंथियां? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब पहला आपको देखना है प्रकार कौन सा होता है। पहला प्रकार देखो अपन चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, देखो चार्ट डायरेक्टली काम आता अपने। अगर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, पहली ग्रंथि की बात करें, पहली ग्रंथि की बात करें वो होती है आपकी बहिस्रावी ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि एक प्रकार। दूसरा प्रकार होता है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी आपकी आती है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगी और एक मिक्स्ड ग्लैंड होगी। तो पहला प्रकार ग्रंथि का बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी प्रकार देखें अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी प्रकार की बात करें मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, 3 ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब बात करें सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथि की कि यह ग्रंथि क्या कार्य करती है, क्या काम आती है। तो देखो वह ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, ठीक है, तरल पदार्थों के स्राव के लिए, किसके स्राव के लिए? तरल पदार्थों के स्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इनमें नलिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, वह ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो पहला प्रश्न पूछे कि बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो तरल पदार्थों का क्या करते हैं? स्राव करते हैं, और उनके स्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नलिकाओं की आवश्यकता होती है, या नलिकाएं क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, खास तौर पे बोल दे एंजाइम। किसके स्राव की आवश्यकता पड़े? एंजाइम हो, उसके स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि कार्य करे? बहिस्रावी ग्रंथि कार्य करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है बहिस्रावी ग्रंथि से। पहला क्वेश्चन अपन बहिस्रावी ग्रंथि से लें, या फिर ग्रंथि से सीधा एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछे कि मनुष्य के शरीर की
किसके? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सीधा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन अगले ने बना दिया है कि एग्जाम में बनाए तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि देखो अपन बात करें, आपको ऑप्शन इन्हीं में भी दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, सीधा सा एक आंसर होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसको अपन क्या बोलते हो वहाँ पे? लीवर। ठीक है, तो पूछे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है अगर कोई इजी पेपर बने तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ठीक है, अगर भार पूछ लिया जाए कि यकृत ग्रंथि का भार कितना होता है, ये होती है 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य। भार कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य कौन सी ग्रंथि का भार होगा? यकृत का भार होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, फिर वही आपके सामने ऑप्शन और फिर वही आपको डाउट होगा, तो ध्यान रखना आपको डाउट बिल्कुल भी ना रखकर उत्तर क्या होगा आपका? पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। तो पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की होती है यकृत और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। अगर इसका भी भार पूछ लिया जाए तो भार होता है 0.5 से 0.6 ग्राम। कितना होता है? 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन घुमाता है और आपके देखो पिछली बार जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी 14 व 15 जुलाई को, उनमें एक क्वेश्चन दिया गया था आपके कि मनुष्य के शरीर में, यही क्वेश्चन कंफ्यूज था लोगों को, हर कैंडिडेट हर विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन बना कैसे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ये लो, यहाँ आके आपको फिर दिक्कत होगी कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है, तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? और अधिकतर विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूज था और गलत भी किया और उसी ब पार्ट की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया से क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको भर्ती प्रक्रिया से क्या कर देता है? बाहर, और एक क्वेश्चन क्या कर देता है? भर्ती प्रक्रिया के अंदर। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो भी आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यकृत ही होगी। कौन सी होगी? यकृत ग्रंथि होगी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि दोनों कौन सी होती हैं? यकृत होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि, ये लो। अब आपको दिमाग में आएगा कि सर पीयूष ग्रंथि की जाए या फिर थायराइड ग्रंथि की जाए या फिर पीनियल ग्रंथि की जाए या फिर अधिवर्कक या एड्रिनल ग्रंथि की जाए, तो आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से आप इसको कर सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्लिक आपको करना होगा और सही होगा आपका। तो देखो सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि कौन सी होती है? बताओ, इसको बोलते हैं अधोजीवा। कौन सी ग्रंथि? अधोजीवा लार ग्रंथि, या इसी का उपनाम होता है, या बोल सकते हो आप इसको संवेद ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? संवेद ग्रंथि होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे, उत्तर होगा यकृत,
और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे वो होता है अधोजीवालार ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आपकी जो आर्मी की एग्जाम हुई थी, एजुकेशन हवलदार की जो हुई थी 15 फरवरी को 2014 की बात थी, उस समय भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि ये लार होती है, इस लार से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है या लार से टोटल कितने एंजाइम स्रावित होते हैं। तो देखो वहाँ उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि लार से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। मालूम है आप सभी को कि कौन सा एंजाइम स्रावित होता है लार से। एक तो टाइलिन एंजाइम होता है, दूसरा कौन सा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य किसका होता है, लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन आगे चले तो यहाँ से चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में। और यहाँ एक क्वेश्चन बनाएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आपके। देखो अंतःस्रावी की बात की जाए तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है यह ग्रंथि अंतःस्रावी में देखो यहाँ मनुष्य के शरीर में उपस्थित जो तरल पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं, जो ये तरल पदार्थ होते हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती, नहीं होती हैं। कहने मतलब नलिकाएं नहीं होती, नलिकाएं अब्सेंट होती हैं। डायरेक्ट ये क्या करती है, नलिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ होता है, ये कहाँ जाकर मिलता है, रक्त में जाकर मिलता है। कहाँ मिल जाता है, रक्त में जाकर मिलता है। अगर इसके कोई एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अपन क्या ले सकते हैं, हार्मोन। बहिस्रावी में एग्जाम्पल क्या लेता है, एंजाइम, और अंतःस्रावी में किसकी बात करें, हार्मोन की बात करें। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल भी नहीं देगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनाएगा, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पूछता है अगला अपने को कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अपने को ये ध्यान रखना है। फिर ऑप्शन में वही समस्या होगी आपको कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो गई, कौन सी ग्रंथि आ चुकी। यहाँ पे यकृत भी दे रखी, पीयूष भी दे दिया, अधोजीवालार ग्रंथि भी हो गई, यकृत भी आ गई। अब ये बताओ कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी। अब दिमाग में चलेगा, फिर वही 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको देखना होगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो मनुष्य के गले में जो ग्रंथि उपस्थित होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और गले में कौन सी ग्रंथि होगी, वो होगी आपकी कौन सी, थायराइड। कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ध्यान रखना सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, ये लो। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन बने देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और बहिस्रावी सबसे बड़ी पूछे तो भी कौन सी होती है, यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि डायरेक्ट पूछे तो कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी पूछे वो कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, अब पूछे सबसे छोटी बहिस्रावी, वो अधोजीवालार या स्वेद ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे वो कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं मिश्रित ग्रंथि। बात करें किसकी, मिश्रित ग्रंथि की। इसका निर्माण होता है, कौन सी करती हैं, एक तो बहिस्रावी ग्रंथि प्लस एक कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। 2 ग्रंथि होती है। ठीक है,
एक कौन सी होती है बहिस्रावी ग्रंथि और एक कौन सी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का निर्माण बहिस्रावी प्लस अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां मिलकर करती है। ठीक है, वो कौन सी ग्रंथि होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि। यहाँ भी अगर अपन एग्जाम्पल लें, वो एग्जाम्पल अपन ले सकते हो आपकी अग्नाशय ग्रंथि का। कौन सी ग्रंथि का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, अग्नाशय ग्रंथि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन पूछे कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रंथि से। अभी तो देखो शुरुआत है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे दे, थोड़ा लेवल बनाए तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सॉरी, माफी चाहूँगा, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ये लो, पहले मैं आपको बता चुका हूँ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। जो ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको प्रश्नोत्तरी जारी की जाएगी। जैसे बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके अनुसार आप उन क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि दे दिया जाए कि मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। एक मैं आपको दे दूं, पहला ऑप्शन यकृत ग्रंथि होती है, दूसरा मैं आपको ऑप्शन दे दूं पीयूष ग्रंथि होती है, तीसरा मैं ऑप्शन दे दूं कि अग्नाशय ग्रंथि होती है, चौथा आपको उत्तर दे दूं कि थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी यकृत हो चुकी, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि हो चुकी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो चुकी, बची कौन सी है अग्नाशय ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। ये लो, एक क्वेश्चन ये था, कौन सी ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन यहाँ बात करें और अगर आगे चले तो देखो आगे चलने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट अपन बात करें कि अब ये ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। बहिस्रावी बात करें या अंतःस्रावी की बात करें या फिर अदर किसी ग्रंथियों की बात करें, मिश्रित ग्रंथि की बात कर लो, या देखो सबसे पहले अपन 1 नंबर सबसे पहले जो ग्रंथियां कौन कौन सी मनुष्य बॉडी में उपस्थित होती हैं, सबसे पहले ग्रंथि लेते हैं अपन। देखो यहाँ आपकी पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि चलती है अपनी पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करें सबसे पहले कि ये ग्रंथि की स्थिति की बात करें, एग्जाम में दे दे कि ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो अपन बात करें देखो स्थित की, ये कहाँ होती है स्थित, ये स्थिति की इसकी कंडीशन क्या होती है। देखो यह ग्रंथि मनुष्य का जो होता है मस्तिष्क, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, मनुष्य की बात करें मस्तिष्क की बात करें, खोपड़ी होती है आपकी जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क की बात करें स्फेनोइड अस्थि, सॉरी, मनुष्य के मस्तिष्क में डाइसेफेलोन भाग, कौन सा भाग होता है डाइसेफेलोन नामक जो भाग होता है, इस डाइसेफेलोन नामक भाग के पास स्थित होती है आपकी स्फेनोइड अस्थि। डाइसेफेलोन के पास कौन सी अस्थि उपस्थित होती है, हड्डी होती है स्फेनोइड अस्थि, और स्फेनोइड अस्थि में एक गड्ढा उपस्थित होता है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। इनकी बात कर रहा है, मेन बात इनकी चल रही है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की स्थिति
तो देखो डायरेक्ट बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में डाइसेफेलोन नामक भाग के पास, किसकी बात कर रहा है, डाइसेफेलोन नामक भाग के पास सिग्मोइड अस्थि हड्डी के अंदर एक खांच उपस्थित, गड्ढा उपस्थित होता है, जिस गड्ढे का नाम होता है सेला ट्रसिका। और इस सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में आपकी कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, वो ग्रंथि होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। तो अगर पूछे स्थिति कहाँ उपस्थित होती है, मस्तिष्क में, अगर ये ऑप्शन आ दिया जाए तो डाइसेफेलोन नामक भाग के में, या फिर सिग्मोइड हड्डी के सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में उपस्थित होती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन बात करें, पीयूष ग्रंथि का रंग कैसा होता है, पीयूष ग्रंथि का रंग कैसा होता है, वो रंग होता है लाल, या अपन क्या लिख सकते हैं, गुलाबी। कैसा होता है, लाल या गुलाबी होता है। किस ग्रंथि का रंग होता है, पीयूष ग्रंथि का। तीसरी कंडीशन की बात करें, रंग के बाद बात करें इसके जो भार की बात करते हैं, भार की बात करें तो भार कौन सा होता है, देखो भार होता है इसका 0.5 से 0.6 ग्राम। कितना होता है, 0.5 से 0.6 ग्राम भार होता है। वो कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट अपन देखो और क्वेश्चन बनाए, चौथा पॉइंट बनाए कि पीयूष ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है। अब मुख्य कार्य की बात आती है कि पीयूष ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखो यह ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। क्या करती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। इसलिए इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ बने कि अगर आपको पूछ लिया जाए, आकार पूछ ले कि कौन सी ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का आकार पूछे, तो देखना आकार होता है, वो आकार होता है आपका मटर के दाने के समान। कैसा होता है, मटर के दाने के समान जो आकार हो, वो ग्रंथि आपको कौन सी मिलेगी, पीयूष ग्रंथि मिलेगी। तो पहली कंडीशन थी कि कहाँ स्थित होती है, कि मनुष्य के मस्तिष्क के डाइसेफेलोन नामक भाग के सिग्मोइड अस्थि की सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, पीयूष ग्रंथि। बात करें रंग कैसा होता है, वो होता है लाल व गुलाबी। भार कितना होता है, 0.5 से 0.6 ग्राम। आकार की बात करें मटर के दाने के समान होता है। मुख्य कार्य की अगर अपन बात करें तो सभी ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण का कार्य करती है। इसलिए इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे और बात की जाए और क्वेश्चन बनाए तो आधुनिक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आधुनिक मास्टर ग्रंथि, देखो सीधा अगर मास्टर ग्रंथि पूछे वो ग्रंथि कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि। और आधुनिक मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, वो ग्रंथि होगी आपका हाइपोथैलेमस को कहते हैं। कौन सी होगी, हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, आधुनिक मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। या इसी हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, सर्वोच्च कमांडर। क्या बोल सकते हो आप इसको, सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। या कंफ्यूज ना रहे, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर, सभी ग्रंथियों का जो हेड मास्टर होती है या हेड मास्टर ग्लैंड बोलते हैं आपको, इसको हेड मास्टर जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है आपकी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर की आगे बात चले तो ये पीयूष ग्रंथि कितने भागों में डिवाइड होती है,
या आपको पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, सीधा सा पूछे तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अगर हार्मोन की बात की जाए तो एक तो सीधा दे दे पिट्यूटाइन हार्मोन। पिट्यूटाइन हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? पिट्यूटाइन हार्मोन। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो पीयूष ग्रंथि के डिवाइडेशन से बनेगा। और पीयूष ग्रंथि के डिवाइडेशन की बात करें, इसको मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है, देखो इनका कौन सा, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर बात की जाए एडिनोहाइपोफाइसिस की डायरेक्ट हिंदी में तो ये होती है अग्रपाली। दूसरी बात करी जाए तो ये होती है पश्चपाली। ठीक है। अब पूछे डायरेक्ट टोटली हार्मोन कितने होते हैं, वो टोटल हार्मोन पीयूष ग्रंथि से कितने स्रावित होते हैं, वो टोटल पीयूष ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, वो होते हैं 8 हार्मोन। कितने हार्मोन होते हैं? 8 हार्मोन होते हैं। एक देखो यहाँ इसी के भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, या अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। एक मध्यपाली बना सकते हैं अपन। मध्यपाली की बात करें, अब देखो ये अग्रपाली होती है, इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, वो टोटल हार्मोन होते हैं इससे 5 हार्मोन। अग्रपाली कितने हार्मोन स्रावित करती है? 5 हार्मोन स्रावित करती है। मध्यपाली की बात की जाए 1 हार्मोन स्रावित करती है, और पश्चपाली की बात की जाए तो 2 हार्मोन स्रावित करती है। टोटल कितने हार्मोन हो गए? 8 हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है। अब देखो अग्रपाली से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? अग्रपाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्रपाली से कौन से हार्मोन की बात की तो देखो अग्रपाली से ये 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो पहला हार्मोन देखते हैं, देखो एक तो होता है आपका STH, या फिर आप इसको बोलते हैं GH हार्मोन। इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन बोल सकते हैं, या तो इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या इसी हार्मोन का दूसरा नाम क्या होगा? वृद्धि हार्मोन। एक तो ये होता है। दूसरा होता है आपका हार्मोन होता है TSH हार्मोन, और TSH हार्मोन को बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ठीक है। तीसरा होता है आपका ACTH हार्मोन, और ये होता है आपका एडिनो कोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है। चौथा होगा आपका GTH हार्मोन, जिसको आप बोलते हो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और 5वां अगर बात करें तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। 5वां कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये 5 हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्रावित होते हैं? अग्र भाग से, या अग्रपाली जिसको आप बोलते हो एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन होता है STH या GH हार्मोन, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। दूसरा बोलते हैं TSH हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। तीसरा होता है ACTH, जिसको बोलते हैं एडिनोकोर्टिकोइड हार्मोन। चौथा होता है GTH, जिसको आप बोलते हो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और 5वां कौन सा होता है?
प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, मध्य पाली की बात की जाए या मध्य भाग की बात की जाए तो इस मध्य भाग से एक हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है MSH हार्मोन, और इस MSH हार्मोन को बोलते हैं मेलेनोसाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? मेलेनोसाइट हार्मोन कहा जाता है, जो किससे स्रावित होता है? मध्य पाली से। जो अग्र पाली हो उसके बाद मध्य पाली का जो मिड का जो भाग होता है उस भाग से MSH हार्मोन स्रावित होता है, जिसे क्या कहेंगे? मेलेनोसाइट हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद की जाए पश्च पाली, और पश्च पाली से टोटल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन। और 2 हार्मोन की बात करें, एक हार्मोन तो ये होगा कि जिसको आप क्या बोलते हो? ADH हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ADH हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और दूसरा होता आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है पिटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पिटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि पीयूष ग्रंथि में कुल कितने भाग होते हैं? 2, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली की बात करें 5 हार्मोन स्रावित करती है, मध्य के बीच एक भाग होता है छोटा, वो मध्यपाली, जो कौन से एक हार्मोन को स्राव करता है? पश्चपाली की बात करें वो कितने हार्मोन स्रावित करती है? 2। अग्रपाली में कितने? 5, STH, TSH, ACTH, GTH और प्रोलैक्टिन हार्मोन। जबकि मध्यपाली की बात करें MSH हार्मोन, और पश्चपाली की बात करें 2 हार्मोन, एक ADH हार्मोन, दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अगर किसी भी, इसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखो जितने भी हार्मोन हैं उसको क्या क्या कार्य या किस काम के अंदर ये भाग लेते हैं, या इनका मुख्य कार्य क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में रेगुलर अपनी जो क्लासें होंगी, जिन कैंडिडेट या जिन विद्यार्थियों को नोट्स बनाने हैं वो आराम से नोट्स बना सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। जय हिंद, जय भारत।